हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज अनिका और रोहित नियत समय से पहले ही मीटिंग पैलेस में पहुंच चुके थे और इस वक्त अपर फ्लोर के हॉल में मौजूद थे। भूमिका और निखिल भी वहीं आ जाते हैं। इसके बाद वह एक टेबल के आसपास रखी हुई कुर्सी पर आमने सामने बैठ जाते हैं। इस तरह अचानक से यहाँ क्यों बुलाया है? क्या कोई परेशानी की बात है? अनिका कहती है, परेशानी तो हमारे साथ चलती है। आज हमारी नई परेशानी के समाधान के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर तुम्हें बुलाया है। भूमिका और निखिल अनिका की तरफ देखने लगते हैं। अनिका कहती है, तुम्हें याद होगा हमारे ग्रुप का वह सदस्य जिसका नाम है मिंजो। भूमिका और निखिल अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं। अनिका आगे कहती है, इस वक्त हमारे मारवा हाउस में जो भी काले रंग की चीज मौजूद है, अगर सुपरनेचुरल पावर नहीं है तो मतलब वह एक मशीनरी है। उसके अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। अगर हम इस सॉफ्टवेयर का पता लगा लें तो हमारी समस्या काफी हद तक समाधान की जा सकती है। अनिका क्या कहना चाहती थी, निखिल को यह समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी। लेकिन निखिल कहता है, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। निखिल कहता है, मतलब यह है कि मिंजो की रिसर्च का लाइव प्रैक्टिकल करने का वक्त आ गया है। तुम्हें याद होगा उसके एक ऐसा सॉफ्टवेयर उसने बनाया है जो किसी भी हार्डवेयर को टच करने के उसके अंदर यह पूरा सॉफ्टवेयर कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद हम उस सॉफ्टवेयर का किसी भी दूसरे डिवाइस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद निखिल अनिका की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन इस डिवाइस के सिर्फ एक सॉफ्टवेयर को कॉपी कर सकता है। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के लिए हमें हार्डवेयर की जरूरत होगी। इस डिवाइस की मदद से हार्डवेयर की तरफ तैयार करना संभव नहीं होगा। मुझे लगता है कि इस डिवाइस की मदद से हमें हार्डवेयर की थोड़ी बहुत जानकारी शायद मिल सकती है, लेकिन उसकी मदद से पूरा का पूरा ढांचा खड़ा नहीं हो पाएगा। फिर एक पल रुक कर आगे कहता है, अगर हार्डवेयर तैयार करने का तरीका भी हमें पता चल जाए तो भी इससे समय की काफी खत्म होने वाली है। अनिका कहती है, अभी यह सब सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हमें सॉफ्टवेयर मिल जाएगा तो उस सॉफ्टवेयर का कोई ना कोई तोड़ निकालना आसान होगा। एक हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर कोई अहमियत नहीं रखता। अगर हम हार्डवेयर नहीं बना सकते तो सॉफ्टवेयर को करप्ट तो कर सकते हैं। इसके बाद अनिका अपने दोनों हाथों को मोड़ लेती है और निखिल की तरफ कहती है, और ऐसा करने से मैं इस पूरी दुनिया में निखिल से बेहतर और कौन हो सकता है। इस बार निखिल बहुत खामोश हो जाता है और आगे कुछ नहीं कहता। तभी भूमिका कहती है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। अगर हम मिंजो से उसकी डिवाइस मांगेंगे तो हमें उसे बताना होगा कि हम डिवाइस से उसका डिवाइस क्यों चाहिए। तब हम क्या कहेंगे? इस पर अनिका मुस्कुराने लगती है। तभी निखिल कहता है, उन्हें अपने इन दो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट के लिए बड़ी कीमत मिलती है। इसके बाद रोहित मारवा की तरफ देखते हुए कहता है, वो फंड उन्हें मारवा इंडस्ट्री से मिलता है। इतना ही नहीं, अगर उन्होंने कोई आविष्कार किया है और वह स्वीकार कर लिया जाता है तो उन्हें अपनी इस नई खोज के बदले अलग से मुंह मांगा दाम भी मिल सकता है। और तुम्हारे सवाल का आसान सा जवाब यह है कि हमारे जितने भी सदस्य हैं, जितने भी चीजें डेवलप की हैं, उनका यह कॉपी उन्हें हमारे पास जमा करनी होगी ताकि हम हमारे फंड अपनी रिसर्च जारी रख सकें। इन सभी बातों के हो जाने के बाद के अंत में निखिल कहता है, क्या तुम्हें इस काम की जिम्मेदारी अपने सिर लेते हो? अनिका तभी निखिल से पूछती है, क्या तुम इस काम की जिम्मेदारी अपने सिर लेते हो? निखिल कहता है, जी मैडम, मैं इसकी जिम्मेदारी अपने सिर लेता हूँ, लेकिन अभी अभी यह कहना बहुत मुश्किल है कि इसमें हमें कितनी सफलता मिलेगी, पर मैं भी पूरी तरह से कोशिश करूंगा और यह काम पूरी तरह होते ही मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा। दूसरी तरफ दमयंती के किले में दोपहर के वक्त की चिलचिलाहट की धूप थी। इसी समय उगलती हुई धूप आसमान से नीचे दमयंती देवी अपने दोनों हाथ पीछे करके खड़ी हुई थी। उसके सामने उसके 15 सिपाही लंबे लंबे घूंघट में अपने हाथ बांधे खड़ी थी और वह उनसे 2 कदम दूर बाबू राव भी खड़ा था। रुद्रमा देवी दमयंती से कुछ कदम उसके समानांतर उसकी ओर चेहरा करके खड़ी थी। सभी अपनी गर्दन झुकाए खड़े थे। दमयंती अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए उन सभी पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोगों के ऊपर एक छोटा सा काम डाला है और तुम लोगों से वह काम पूरा नहीं हुआ। 5 दिन में से तुम ऐसा काम नहीं ढूंढ पाए, एक ऐसा इंसान नहीं ढूंढ पाए जो हमने अपनी साइंस को दे सकते हैं। तुम इतने भी काबिल नहीं हो कि जरा भी सूचना हासिल कर सको।
बड़े से बड़े फैसले हैकर्स की फौज इकट्ठी की है। यह हमने क्या तुम सबको कोई भी इतना काबिल नहीं है जो इतना सा काम कर सके। दमयंती देवी की गर्जना सुनकर सभी सिपाही डर से कांपने लगते हैं। वे यह बात अच्छी तरह से जानते थे। दमयंती देवी के लिए दिए गए काम को पूरा न कर पाने की सजा उनकी मौत होती थी। दमयंती कहती है, अगर आज लक्ष्य हमारे पास मौजूद होती तो हमें निराशा नहीं होना पड़ता। दुनिया की मजबूत से मजबूत सुरक्षा दीवार को तोड़कर वह हमारे लिए आंकड़े चुरा लेती और हमें बता देती कि हमें हमारी जरूरत का इंसान कहाँ मिलेगा। तभी डरते हुए एक सिपाही ने माँ साहब से कहा, माँ साहब हमें कुछ और वक्त दीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि जल्द ही कोई ना कोई जरूर सफलता हासिल होगी। दमयंती कुछ पल के लिए चुप रहती है, फिर आगे कहती है, जाओ, दिया तुम्हें टाइम अपनी काबिलियत साबित करने का। मैंने तुम्हें टाइम दिया और हम इस पर कोई धन व्यर्थ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद बिना कुछ बोले पीछे मुड़ जाती है और अपना एक हाथ ऊपर करके उन्हें जाने का इशारा करती है। तभी सिपाही कहता है, प्रणाम माँ साहब। तभी बाबूराव कहता है, मेरे लिए क्या आदेश है माँ साहब। तभी दमयंती देवी बाबूराव से कहती है, तुम इस वक्त दिल्ली के लिए निकलो और योगराज की सुरक्षा का प्रबंध करो। अब उसके जान पर बनी हुई होगी। वह एक छोटा सा काम ठीक तरह से पूरा नहीं कर पाया है। यह उसकी दूसरी बार उसको यह चांस मिला था और अब यह चांस भी बढ़ गए हैं कि अब रोहित और अनिका को उसके बारे में पता चल गया होगा कि अब तक सारे हमले योगराज के द्वारा ही कराए गए हैं। उधर दूसरी तरफ श्रेया और प्रीति दोनों पर ही हमला योगराज ने करवाया है। अब तक वह लोग इसका अनुमान लगा चुके होंगे। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि वह दोनों अभी तक इतना शांत क्यों बैठे हुए हैं। बाबूराव बीच में ही दमयंती देवी की बात को काटकर हंसते हुए कहता है, माँ साहब, रोहित मारवा अपनी एड़ी चोटी तक की ताकत लगाने के बाद भी अनिका को ढूंढ नहीं पाया था। उसे अपनी औकात पता चल गई है, इसलिए चुपचाप बैठा है। इस बात पर दमयंती देवी घर कर बाबूराव की तरफ देखने लगती है, अपनी मोटी मोटी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए जैसे ही उसकी आंखों से आग बरसने लगेगी और बाबूराव वहीं जलकर भस्म हो जाएगा। उसकी आंखों की ज्वाला से बाबूराव बेहद गंभीर हो जाता है और साथ ही डर भी जाता है। फिर घबराते हुए धीमी सी आवाज में कहता है, माँ साहब माफ कीजिएगा। दमयंती देवी आगे कहती है, तुम लोगों की यही मूर्खता तुम सभी को लेकर डूबेगी। अभी तक रोहित मारवा की औकात तुम लोगों ने जानी ही नहीं है, इसीलिए इतना बोल रहे हो। जिस दिन वह जान जाओगे उस दिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है वह हमें चींटियों की तरह मसल कर आगे रख सकता है। अगर वह खामोश बैठा है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो वह अभी तक हमारे बारे में नहीं जान पाया होगा, जिसका कारण है कि अनिका की याददाश्त मिट चुकी है, और दूसरा कारण हो सकता है कि वह सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। अगर वह वक्त का इंतजार कर रहा है तो यह एक गहरी साजिश होनी चाहिए। अगर उसे इंसान की कोई जरूरत नहीं है। फिर दोबारा से पीछे की तरफ घूम जाती है और अपने चेहरे को हल्का सा आसमान की ओर उठाते हुए कहती है, जहां योगराज को मारने का सवाल है तो उसे मारने के लिए अनिका के पास याददाश्त का होना जरूरी नहीं। उसके लिए इतना जानना ही काफी होगा कि उसके अपने आदमियों पर हमला करने वाला योगराज है। बताओ, क्या एक नागिन की याददाश्त जाने के बाद हम वह हमला करना भूल जाती है? तभी बाबूराव कहता है, नहीं माँ साहब। दमयंती देवी आगे कहती है, क्या याददाश्त शक्ति के जाने से किसी नागिन के जहर पर कोई असर हो सकता है? तभी बाबूराव फिर से कहता है, जी नहीं माँ साहब। अब दमयंती देवी बाबूराव की तरफ घूम जाती है और 2 कदम आगे जाकर कहती है, बाबूराव, वह अपनी पैदाइशी से ही लड़ना जानते हैं। फिर एक पल रुक कर दोबारा कहना शुरू करती है कि वो दोनों हमारे बारे में अपना बचाव कर रहे हैं। अब तक एक बात भी उन्होंने पलट कर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा ही शांत बैठे रहेंगे। फिर कुछ पलों के लिए खामोश रहती है, उसके बाद बिना अपनी जगह से हिले अपनी गर्दन बाईं ओर मुड़ती है और बाबूराव से पूछती है। कुछ समय से ऐसे ही खड़े रहने के बाद बोलती है, तुम कुछ समझे या नहीं? बाबूराव कुछ पल के लिए जैसे सुन पड़ गया था। दमयंती की आवाज सुनते ही वह होश में आ जाता है और कहता है, जी माँ साहब, मैं समझ गया, मुझे क्या करना है, मैं अभी निकलता हूँ। ऐसा कहकर वह वहां से जाने लगता है। ठीक उसी वक्त दमयंती आगे कहती है, जब दिल्ली जा रहे हो तो उस आकाश गुलेरिया को गुलेरिया हाउस से बाहर निकालो। अब उसका वहां रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तुम ऐसा करने में सक्षम नहीं हुए तो उसे मृत्यु के द्वार के
अंदर पहुंचा देना। बाबूराव कहता है, जी माँ साहब, हो जाएगा। बाबूराव के वहां से चले जाने के बाद दमयंती देवी अंदर की ओर लौट जाती है। रुद्रमा देवी भी उसके पीछे पीछे जाती है। अंदर जाने के बाद दमयंती देवी का एक सिंहासन, बड़ी ही कुर्सी पर वह जाकर उस सिंहासन पर बैठ जाती है। वह एक अंधेरी जगह थी जहां पर बहुत ही हल्की हल्की रोशनी आ रही थी और आसपास कोई भी अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था। उसके हाथ के इशारे से रुद्रमा को बैठने के लिए वह कहती है। उसके इशारे पर रुद्रमा देवी उसके पास की एक दूसरी कुर्सी पर बैठ जाती है। दमयंती देवी अपने हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली से यूं आकार बनाते हुए उसे अपनी ठोडी पर रख देती है। फिर रुद्रमा देवी की तरफ देखते हुए कहती है, आपको क्या लगता है इस हमले का अनिका और रोहित पर क्या असर हुआ होगा? जैसा आपने कहा था कि मैं बिल्कुल वैसा ही किया है। अब हमें जल्दी अपना अगला कदम उठाना होगा। रुद्रमा देवी कुछ पल खामोश रहती है और उसके बाद कहती है, किसी भी इंसान के खास लोगों को उसके दायां या बायां हाथ बनाना पड़ता है, लेकिन उनकी निकाह के संदर्भ में प्रीति उसका हाथ नहीं बल्कि शरीर बनकर काम कर रही है। अनिका इस वक्त बेहद बेचैन होगी। हमें अभी से दूसरे हमले की तैयारी कर देनी चाहिए। इतने में उस पर इतने हमले करो कि वह सोचने समझने की कोशिश खो बैठे। उसे इतना मजबूर करो कि वह बेसहारा होकर मैदान में उतर आए और ठीक उसी वक्त उसे पकड़कर दोबारा अपने पास ले आओ। अनिका हमारे पास होगी तो रोहित मारवा भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पिछली बार हम उन सैनिकों का मुंह खुलवा पाते उससे पहले ही हमारी सीमा से वह बाहर निकल गए थे, लेकिन इस बार उसे इतना वक्त नहीं मिलेगा। बस एक बार साबित हो जाए कि उसे यह सब याद है तो वह तोते की तरह सब कुछ बोलते हुए यह बता देगी, और अगर उसे कुछ याद नहीं हुआ तो तभी रुद्रमा की आंखों के अंदर देखते हुए कहती है, तो हमें उसे मजबूर कर देंगे यही हमारे पास रहकर अपनी याददाश्त वापस लाने के लिए। उसे दोबारा डॉक्टर बनने का शौक है तो हम उसको डॉक्टर बनाएंगे। उनकी डॉक्टरी की पढ़ाई यही हमारे साम्राज्य के अंदर ही होगी। तभी रुद्रमा देवी गंभीर होकर चुप हो जाती है। दमयंती देवी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट दिखाई देने लगती है। फिर वह जोर जोर से हंसने लगती है। अपनी हंसी को रोकने के बाद रुद्रमा देवी से कहती है, माँ साहब, अपने कूटनीति का कोई तोड़ नहीं, आप प्रीतम है। रुद्रमा देवी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करती है और लाल लाल आंखों से दमयंती देवी की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे माँ कहकर मत बुलाओ। कोई जरूरत नहीं है, मेरा नाम रुद्रमा देवी है, वही कहकर बुलाया करो। तुम मेरी मालकिन हो और मैं सिर्फ तुम्हारी मुलाजिम हूँ। यह सच है कि तुम जानती हो, यही सच है। बाकी सब लोग जानते हैं और यही रहेगा। इसके अलावा तुम्हारा मेरा और कोई सत्य नहीं है। रुद्रमा देवी की बात सुनकर दमयंती देवी एकदम शांत हो जाती है। डाइनिंग हॉल में मारवा हाउस में जब जब शनि और ओमकार का प्रपोज प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक वह साथ में काम करने के लिए बाध्य थे। इसलिए अनिका के कहने पर ओमकार को सुबह ही सूचित कर दिया गया था कि वह कुछ दिनों के लिए मारवा हाउस शिफ्ट हो जाए। ओमकार यह जानता था कि आज प्रीति मारवा हाउस में मौजूद है। वह मीटिंग के लिए नहीं गई थी। उसने कई बार कोशिश की कि वह प्रीति से बात कर पाए, लेकिन ना ही प्रीति ने उसका कोई फोन उठाया और ना ही किसी मैसेज का जवाब दिया। ओमकार के बहुत बार कोशिश करने के बाद जब प्रीति ने एक मैसेज भेजा तो उसने लिखा था, मैं बेहद बिजी हूँ। ओमकार को थोड़ी परेशानी तो हुई, लेकिन उसने खुद को यह कहकर समझा दिया कि कोई इमरजेंसी होगी जिस वजह से प्रीति उससे बात नहीं कर पा रही। लेकिन प्रीति की असली वजह कुछ और थी। प्रीति उस रात के बारे में अब तक सोच रही थी। जब रात को डिनर के लिए जब सब लोग इकट्ठे हुए तब ओमकार ने प्रीति को अपनी आंखों के सामने देखकर ओमकार के चेहरे पर प्रीति को देखकर एक खुशी की लहर दौड़ आई। खाना खत्म करने के बाद जब प्रीति वहां से जाने लगती है तो ओमकार भी धीरे धीरे से अपनी जगह से उठकर पीछे पीछे चल पड़ता है। फिर प्रीति को रोकते हुए कहता है, क्या मारवा हाउस रुकने की सजा इतनी बड़ी है कि तुम मुझसे बात भी नहीं करोगी? अगर मुझे पता होता कि मेरे यहाँ आने से तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं आता। अब ओमकार प्रीति का रास्ता रोककर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर कहता है, मेरी यही गलती है, मुझे पहले तुमसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। अब प्रीति चलते चलते अपने कदम को रोक लेती है और ओमकार को जवाब देती है, अगर अनिका दी ने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए नहीं कहा है तो वह बिल्कुल सही ही होगा, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। वह मुस्कुराकर पूछता है, फिर तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती? बात करना तो छोड़ो, तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं हो।
प्रीति कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, शायद इस वजह से मैं तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। ओमकार आगे कहता है, कुछ वक्त मेरे साथ रुको, तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाएगी। तभी प्रीति उकड़ा हुआ जवाब देती है, थकावट आराम करने से दूर होगी। जितना अधिक वक्त मैं इधर उधर घूमूंगी, थकावट उतनी ज्यादा सिर चढ़ेगी। अभी मुझे जाना चाहिए। ऐसा कहकर प्रीति बिना एक पल रुके वहां से चली जाती है। ओमकार अपनी जगह पर खड़ा होकर प्रीति को जाते हुए देखता है। वह जानता है कि प्रीति इस वक्त जैसा व्यवहार कर रही है बेहद ही आश्चर्यचकित है, लेकिन कुछ देर अपनी जगह पर ही वह खड़ा रहने के बाद वह खुद को समझाता है, शायद वह ज्यादा परेशान हो कोई बात के ऊपर। कल उसका मूड ठीक हो जाएगा, तब मैं उससे बात करूंगा। ठीक इसी वक्त पीछे सनी आ जाता है और ओमकार के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ, कोई परेशानी दिखाई दे रही है? ओमकार अपना चेहरा लटकाकर जवाब देता है, उसने जरा सी भी बात नहीं की। अब सनी मुस्कुराकर कहता है, लड़कियों का काम होता है इतना तो नखरा करने का, बस आज उसे मौका मिल गया। इस पर ओमकार सनी की तरफ देखते हुए कहता है, वह ऐसी नहीं है। अब सनी फिर से अब मजे लेते हुए कहता है, हाँ हाँ भाई, मुझे मालूम है तेरे वाली ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अभी अभी कोई और तुम्हें परेशान करेगा। जब ओमकार नाराजगी दिखाते हुए सनी की तरफ देखता है तो सनी मुस्कुराकर कहता है, मजाक कर रहा हूँ ताकि तुम खुश हो जाओ, और तुम ही हो जिसके साथ मैं मजाक कर सकता हूँ, लेकिन तुम हो कि तुम हंसने की वजह और भी परेशान होते जा रहे हो। फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर आगे चलने लगता है। फिर चलते चलते कहता है, मरीजों को टैकल करना कोई आसान काम नहीं है। हो सकता है आज कोई मुझसे भी ज्यादा परेशान करने वाला मरीज मिल गया हो। प्रीति को इसलिए भाभी का मूड खराब हो गया हो। ओमकार चुपचाप सनी के साथ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वह अपने दिमाग में बारी बारी से चीजों को रिवाइंड करता है और उसे याद आता है कि प्रीति का मूड तब से खराब है जब से वह होटल हेवन के वॉशरूम में गई थी। कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जो उसे परेशान कर रही है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। यह वह अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लेती है। फिर अपने बिस्तर पर जाकर अपना तकिया उठाकर पेट के बल लेट जाती है और नीचे मुंह कर अपना चेहरा तकिए में छुपा लेती है। थोड़ी ही देर बाद उसके सिसकने की आवाज आने लगती है। वह फूट फूट कर रो रही थी। ओमकार से इस तरह बात ना करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह अक्सर सोचती थी कि काश वह दोनों एक ही जगह पर रहते या फिर उनके घर आसपास होते तो उन दोनों के लिए मिलना कितना आसान होता। अब जब मिलने का वक्त आया है और अब उनके लिए मिलना आसान भी हो गया है, तो वह अपनी आंख सामने होकर भी उसे दूर रहने के लिए मजबूर हो चुकी थी। प्रीति कल की घटी हुई घटना के बारे में ओमकार को कुछ बताना नहीं चाहती थी। अंत में वही हुआ जिसका ओमकार को डर था। ओमकार कभी नहीं चाहता था कि प्रीति इस बात को कभी भी जाने को। ओमकार के माता पिता उन दोनों के रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। निखिल का कमरा। उधर मारवा हाउस में अपना डिनर कर लेने के बाद भूमिका और निखिल के कमरे की तरफ चला जाता है। निखिल अपना लैपटॉप ऑन करके घर के सभी कामों को एक्सेस करते हुए इस काली चीज को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन मारवा हाउस में कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी जो यह काम चुटकियों में हो जाए। तभी उससे संबंधित एक बात याद आ जाती है। वह झट से अपना फोन हटाकर नीरज सांगवान को कॉल करता है, क्योंकि उसका समय बर्बाद करने से अच्छा है कि वह नीरज की जानकारी से ही मदद ले। नीरज का कहना है कि वह विविध काया इस वक्त डाइनिंग हॉल के सोफे पर हुस्न बनकर मौजूद है। निखिल और भूमिका अपने कान में ब्लूटूथ लगा लेते हैं। फिर अपनी जगह से उठकर निखिल कहता है, तुम मेरे साथ लाइन पर बने रहो, उसकी वह जगह मूवमेंट पर नजर बनाए रखना। तभी नीरज वहां से जवाब देते हुए कहता है, जल्दी करो, क्योंकि इस वक्त डाइनिंग हॉल में कोई भी मौजूद नहीं है। वह खाली इस चीज का फायदा उठाकर जरूर अपनी लोकेशन चेंज करने की कोशिश करेंगे। निखिल कहता है, हाँ हाँ ठीक है, बस हम पहुंच रहे हैं, तुम उस पर निगाह बनाए रखना। जैसे ही निखिल और भूमिका डाइनिंग हॉल में पहुंचने वाले होते हैं, ठीक उसी वक्त नीरज कहता है, वह धीरे धीरे छोटी हो रही है और मुझे पूरा यकीन है कि वह इसके बाद गायब हो जाएगी। फिर उसे दोबारा से ढूंढना पड़ेगा और इसमें काफी वक्त लगेगा। तभी निखिल जवाब देता है, नीरज कमरे को जूम करो और उसे अपनी नजरों से ओझल मत होने देना। नीरज निखिल के ऐसे कहते ही कैमरे को जूम करता है और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वह काली चीज पतली लंबी रस्सी में बदलने लगती है और सोफे के किनारे किनारे फर्श पर नीचे उतर जाती है। वहां से आगे बढ़ने लगती है। निखिल कहता है, वह डाइनिंग हॉल से बाहर की तरफ जा रही है। निखिल पूछता है, बाहर कहाँ?
नीरज जवाब देता है, देखकर तो ऐसा लग रहा कि वह हाउस से बाहर निकलने की कोशिश में है। यह सुनते ही भूमिका और निखिल के पैरों में अपनी जगह जम जाते हैं और वे एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। दोनों के ही चेहरे पर हैरानी नजर आने लगती है। भूमिका अपनी आंखें बंद करते हुए सोचने लगती है और उसे फिर एक पल के लिए कहती है, निखिल, हो सकता है कि वह बालकनी की तरफ जा रही हो, वह अनिका के कमरे में जाने के बारे में सोच रही हो। निखिल कहता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा हो तो पहले से ही रोहित और अनिका के कमरे में जाकर बात करने लगते हैं। जैसे कि मौका मिलेगा हम अपना काम कर लेंगे। जैसे ही भूमिका और निखिल अनिका के कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, उनके वहां पहुंचने से पहले ही नीरज कहता है, रुको रुको, यह अनिका मैडम और रोहित सर के कमरे की तरफ नहीं जा रहा। निखिल कहता है, तब फिर कहाँ जा रहा है? नीरज कहता है, इसके रंग और रात के अंधेरे की वजह से ठीक कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन हाँ, यह बच्चों के कमरे की तरफ, बच्चों की बालकनी के कमरे की बालकनी की तरफ जा रहा है। निखिल और भूमिका के मुंह से एक साथ निकल जाता है और वह दौड़ते हुए अनिका और रोहित के कमरे के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। भूमिका दरवाजा खटखटाती है। इधर जैसे ही अनिका दरवाजा खोलती है, उधर वह काली चीज बच्चों के कमरे की बालकनी तक पहुंच जाती है और उसके बाद उसने अपने आप को एक रोबोट जैसी संरचना में बदल लिया। उसके बाद वह अपने हाथों को आगे करती है और उसका एक हाथ तेज ब्लेड में बदल जाता है, जिससे किसी भी शीशे को आसानी से बिना किसी आवाज के काटा जा सकता था। उधर मारवा हाउस में 1 किलोमीटर दूर वेंटी में योगेश एक्सपर्ट हर्षिता से कहता है, रुको। वह पोज का बटन दबाते हुए रोबोट को रोक देती है और योगेश से पूछती है, क्या हुआ? योगेश कहता है, अगर वह बच्चे खिड़की के पास हुए तो हो सकता है उन्हें शीशा काटते काटते पता लग जाए कि खिड़की के बाहर कोई रोबोट खड़ा है। हर्षिता कहती है, मुझे यह बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो? योगेश कहता है, हमें और 1-2 घंटे रुक जाना चाहिए। इतनी जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। जब बच्चे सो जाएंगे तब हम अंदर जाकर अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। वैसे भी हम सिर्फ एक बच्चे को उठाकर लाना है। उसके लिए हम उसे आधी रात तक इंतजार करना ही होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम सभी इंतजार करें। अनिका और रोहित का कमरा। अनिका जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलती है, भूमिका भड़कते हुए कहती है, कितनी देर लगाती हो दरवाजा खोलने में? अनिका और रोहित दोनों भूमिका के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। भूमिका के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही थी। अनिका एक गिलास में पानी डालते हुए भूमिका की तरफ बढ़ा देती है और अनिका कहती है, पहले रिलैक्स हो जाओ और फिर बताओ कि हुआ क्या है। भूमिका अनिका के हाथ से पानी का गिलास लेकर वापस टेबल पर रख देती है और उसके बाद सारी बात बता देती है। यह सुनकर रोहित भी कुछ परेशान नजर आने लगता है, लेकिन अनिका के चेहरे के भाव स्थिर ही रहते हैं। अब भूमिका कहती है, तुम इतनी शांत कैसे रह सकती हो? अब रोहित कहता है, हमें बच्चों के पास जाना चाहिए। अनिका कहती है, तुम सब बिना वजह ही परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं होगा। अनिका के मुंह से ऐसी बात सुनकर रोहित समझ जाता है कि अनिका ने पहले से ही कुछ ना कुछ प्लान करके रखा होगा। जब भूमिका कहते हुए साफ साफ बताओगे कि तुम्हारा प्लान क्या है और हमें चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए, वहाँ मेरी रिया भी अंदर ही है। भूमिका की बात सुनकर अनिका और रोहित उसे हैरानी से देखते हैं। भूमिका उन दोनों के चेहरे को देखकर कहती है, हाँ, मेरा मतलब है कि तीनों बच्चे अंदर हैं। अलेक्जेंडर और आर्यन भी। सिर्फ भूमिका ही ऐसी नहीं थी जिसे उस सबसे पहले रिया की याद आई। घर का हर सदस्य सबसे पहले रिया को ही याद करता था। वह भी इतनी प्यारी थी कि उसको सब याद करते थे। अनिका जवाब देती है, इसके लिए कि किसी प्लान की जरूरत नहीं है। उनके कमरे में पहुंचना इतना आसान नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। अब भूमिका चिड़चिड़ाते हुए कहती है, मतलब तुम साफ साफ कुछ क्यों नहीं बताओगी? अनिका पहले नाम में गर्दन हिला देती है और फिर आगे कहती है, कुछ चीजें सुनने में ज्यादा दिखने में अच्छी लगती हैं। फिर भूमिका की नाक को उंगली से खरोंचते हुए कहती है, इसलिए इंतजार करना बुरी बात नहीं होती। अब भूमिका मुस्कुरा देती है। निखिल कहता है, आज उसके सॉफ्टवेयर को कॉपी करने का प्लान असफल रहा। अब इस मामले में भी सब कल का इंतजार करना होगा। इसके बाद भूमिका और निखिल वहां से चले जाते हैं। भूमिका और निखिल वहां से निकलने के बाद आपस में बातें करते हुए धीमे धीमे कदमों से चलते हुए डाइनिंग हॉल में पहुंचने वाले होते हैं। ठीक उसी वक्त निखिल का फोन रिंग करने लगता है। निखिल अपने ब्लूटूथ को टच करता है और फोन को कनेक्ट कर लेता है। उधर से नीचे नीरज सांगवान की आवाज सुनाई देती है और वह कहता है, निखिल, वह चीज वापस अंदर आ गई है। यह सुनते ही निखिल की आंखें चमकने लगती हैं और वह कहता है, आगे बताओ।
नीरज कहता है, इस वक्त सोफे के सामने रखी हुई टेबल पर टेबल बैंड बनकर बिछी हुई है। शायद तुम दोनों को उस तरफ आते हुए देखकर उसने ऐसा किया है। निखिल जवाब देता है, ठीक है, तुम मेरे साथ फोन पर कनेक्टेड रहो। इसके बाद वह अपने फोन को म्यूट कर देता है और पॉकेट में रख लेता है। फिर भूमिका से कहता है, उसे हमारी बातें सुननी है, चलो आज एंटरटेनमेंट कराते हैं। भूमिका निखिल से कहती है, लगता है इसलिए अनिका इतनी रिलैक्स थी। वह बच्चों के कमरे में बिना इजाजत के बिना अंदर जाए लौट आई है। निखिल आगे बढ़ते हुए डाइनिंग टेबल से एक गिलास उठा लेती है और उसके बाद भूमिका और निखिल सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। निखिल अपने हाथ में पकड़े हुए जग को गिलास को उसी काली मैट के ऊपर रख देता है और फिर अपनी जेब से फोन और वह डिवाइस भी निकाल कर उसके ऊपर रख देता है। फिर गिलास में पानी भर लेता है और उसे हाथ में उठा लेता है। फिर वह दोनों देश दुनिया में चल रही ज्ञानवर्धक बातें करना शुरू कर देते हैं। करीब 10 मिनट के बाद उसे डिवाइस पर हल्का सा लाल रंग दिखाई देने लगता है। वह इंडिकेटर था जिससे यह पता चलता है कि डिवाइस अपना पूरा काम कर चुकी है। वहीं निखिल सामान्य भाव से अपना सारा सामान मैट के ऊपर से उठाता है और भूमिका से कहता है, मुझे लगता है अब सोने का टाइम हो गया है, हमें चलना चाहिए। भूमिका अपनी जंगई से उठकर खड़ी होती है और निखिल से कहती है, ठीक है, सुबह मिलते हैं। इसके बाद निखिल को वहीं बैठा हुआ देखकर वह अपने रूम की तरफ चली जाती है। निखिल भी उठकर वहां से चला जाता है। दरअसल हर्षिता के कहने पर वह खाली चीज वापस घर के अंदर लौट आई थी। उन्हें लगता था कि जब तक बच्चों के गहरी नींद में जाएंगे फिर वह उस वक्त घर के अंदर से जासूसी करते हुए बाहर निकल जाएगी। तब तक वह घर के अंदर ही लोगों की जासूसी करती रहेगी, क्योंकि सभी मौजूद तो हैं ही। कहीं से भी कोई ना कोई सुराग लग ही जाएगा जिससे माँ साहब को देखकर अपनी जान बचाई जा सके। बच्चों के कमरे की बालकनी आधी रात के वक्त वह काली चीज बड़ी सावधानी से अपने ऊपर रखे हुए जग और गिलास को अपने कोनों की मदद से उठा लेती है और अपने आप को लपेटे हुए उन्हें किनारे पर रखकर वहां से नीचे उतर जाती है। नीरज अभी तक भी सोया नहीं था और उसने लगातार इस चीज पर अपनी निगाह बनाकर रखी थी। वही इसका आकार नुमा देखकर हैरान रह जाता है। उसके बाद यह चीज बच्चों के कमरे के बाहर पहुंच जाती है। नीरज इस चीज का पीछा करते हुए बच्चों के बालकनी तक पहुंच जाता है। वह काली चीज एक रोबोट में बदल जाती है और उसके हाथ को सिरों की तरफ बढ़ाती है। वह हाथ एक बार फिर से तेज ब्लेड में बदल जाते हैं और जब शीशे को काटने की कोशिश करता है तो शीशे पर रत्ती भर भी कोई असर नहीं पड़ता। अब हर्षिता हैरान रह जाती है और योगेश की तरफ देखती है। योगेश कहता है, यह कैसे हो सकता है, इतनी तेज ब्लेड से शीशा ना कटे। हर्षिता सोचती है और उसके बाद कहती है, हो सकता है कि यह कोई सामान्य शीशा ना हो, यह जैसा दिखने वाला कोई बुलेट प्रूफ कोई ऐसी चीज हो जो कोई बुलेट प्रूफ कोई ट्रांसफर मटेरियल जैसा हो सकता है। योगेश कहता है, फिर तो बुलेट का इस्तेमाल करके देखो। हर्षिता जवाब देती है, इस वक्त उसके पास बुलेट नहीं है, उसके पास कोई भी ऐसा आर्मी मटेरियल नहीं है। अब योगेश चिल्लाते हुए कहता है, मतलब वह अपने आप इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। हर्षिता चिल्लाते हुए कहती है, हमने उसे यहाँ पर जासूसी करने के लिए भेजा था, लड़ने लड़ाने के लिए नहीं। ऐसे सामानों के साथ वह पतले पतले धागे और चटाई में कैसे बदल सकेगा। दूसरी बात, वह सब चीज इस्तेमाल कर पाए, बस उसे फाइनली मोड में डाला, फिर उसे फाइनिंग मोड में डाला जाएगा। उसकी सेटिंग सब चेंज करने के लिए उसे वापस बुलाना होगा। हर्षिता की बात सुनकर योगेश शांत हो जाता है और कहता है, ठीक है, आज रात उसे वापस बुला लो और उसे जो कुछ भी चाहिए उसे दे दो। उसे अभी भी इसी जगह पर छुपा कर रखना है जहां से हम कल अपना मकसद आसानी से पूरा कर सकें। हर्षिता को योगेश की बात सही लगती है और वह कहती है। दूसरी तरफ सनी ओमकार के चेहरे पर उदासी देखकर उसके साथ अपने साथ लेकर अपने कमरे में आ जाता है। ओमकार अपने हैरान परेशान चेहरे के साथ जाकर सोफे पर बैठ जाता है। वह भी लगातार कुछ सोच ही रहा था। इससे पहले सनी उसे बात करता उसके फोन पर एक मैसेज आ जाता है। मुक्ता पारासर की हवेली में अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। रात का वक्त था, सोने का समय चल रहा था। इस वक्त उसने सफेद रंग का नाइट सूट पहना हुआ था। आज उसके कमरे की सजावट भी उसके कपड़ों से कुछ मिलती जुलती दिखाई दे रही थी। उसने एक तकिया लेकर अपनी गोद में रख दिया। इस वक्त उसके बेडरूम में बची हुई बेडशीट, कमरे में हर तरफ सजावट का सामान, सब कुछ एक ही रंग का दिखाई दे रहा था। मुक्ता के लंबे सीधे बाल खुले हुए थे। यह सभी देखकर कुछ ऐसा आभास हो रहा था जैसे सफेद बालों के बीच, बादलों के बीच
चांदनी रात में चांद दिखाई दे रहा हो। मुक्ता ने अपना फोन उठाया और फिर खुद से कहते हुए, उनमें से किसी का भी कोई भी फोन कॉल या मैसेज नहीं आया। लगता है उन्हें अभी तक खबर मिल चुकी होगी। उनके साथ क्या घटना घटने वाली है, हो सकता है उनके पास पूरी खबर ना हो। यदि ऐसा हो तो यह बात दुखी ही होगी, दुख देने वाली होगी। हम खुद ही मैसेज करके पता करते हैं। जैसे ही मुक्ता अपना फोन उठाती है दोबारा से सोचने लगती है, सनी जी को साफ साफ कह देंगे कि हमने उसे रिश्ते के लिए एकदम मना कर दिया है, इसलिए ओमकार जी और प्रीति जी दोनों को ही बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तभी मुक्ता के मन में ख्याल आता है, अगर अभी तक उन्हीं लोगों को इस बारे में कोई खबर नहीं मिली होगी तो इस बारे में बात करके उन्हें परेशान करने का कोई मतलब नहीं। फिर खुद से खुद ही पूछती है, अब क्या हमें फिर खुद को ही सलाह देनी चाहिए? हम एक काम करना चाहते हैं, पहले मुझे एक काम करना चाहिए, पहले पता कर लेना चाहिए कि उन्हें इस बारे में कोई सुझाव मिला है या नहीं। फिर मुक्ता खुद से ही डरते हुए कहती है, हाँ यही सही रहेगा, हमें यही करना चाहिए। यह सोचने के बाद वह एक मैसेज टाइप करती है और उसमें सनी को भेज देती है। सनी जैसे ही अपना फोन उठाकर देखता है, यह मुक्ता का मैसेज था। मुक्ता का मैसेज देखते ही सनी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आती है और उनकी आंखों के सामने मुक्ता का बेहद खूबसूरत चेहरा घूमने लगता है। उसे अंदर ही अंदर एक बेहद सपना सा एहसास होता है। सनी जाकर अपने बेड पर बैठ जाता है और फिर मैसेज पढ़ता है। मुक्ता ने पूछा था, क्या सब ठीक है? सनी जवाब देता है, हाँ यहाँ सब ठीक है, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मुक्ता कहती है, क्या आपको कोई भी खबर ऐसी नहीं मिली जिससे आपका दोस्त दुखी हो? सनी पहले थोड़ा सा हैरान हो जाता है, फिर सोचता है कि ओमकार मेरा बचपन का दोस्त है। इतनी पुरानी दोस्त के बाद भी उसे दूर रहकर उसके बिताए बिना उसके मन का हाल नहीं जान पाता, और मुक्ता 2 दिन की दोस्ती में इतना सब समझना शुरू कर दिया है। इतना टैलेंट लड़की में कैसे हो सकता है? फिर जवाब लिखता है, अरे वाह, तुम एक अच्छी डिजाइनर होने के साथ साथ तुम एक अंतर्यामी भी हो, तुम्हें कैसे पता चला कि वह दुखी है? मुक्ता जवाब में लिखती है, दोस्तों के मन की बात जानने के लिए अंतर्यामी होने की आवश्यकता नहीं होती, बस उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है इतना जान लेना ही काफी होता है। तभी सनी को कुछ होता है और वह दूसरे मैसेज टाइप कर देता है, जरूर तुम मेरी प्रीति के साथ बात हुई होगी, क्या उसने तुम्हें बताया कि उसका मूड क्यों खराब है? मुक्ता सनी की बात सुनकर हैरान हो जाती है। अगर वह जानता ही है कि क्या बात है तो जाहिर सी बात है कि प्रीति का मूड क्यों खराब होगा। अब मुक्ता आगे लिखती है, नहीं, मेरी प्रीति से कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब इतनी बड़ी बात होगी तब मूड खराब होना एकदम सामान्य बात है। जब सनी भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और मैसेज लिखते हुए पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुक्ता जवाब देती है, हम ओमकार जी से और प्रीति जी के बारे में बात कर रहे हैं। सनी फिर से मैसेज लिखता है, उनके बारे में क्या बात कर रही हो? ऐसा क्या हुआ है जो तुम जानती हो लेकिन मुझे नहीं पता? मुक्ता जैसे ही मैसेज लिखती है कि आपको सच में कुछ नहीं पता, क्या हमें आपको वीडियो कॉल करनी चाहिए? सनी जवाब देता है, इस वक्त ओमकार मेरे कमरे में ही है, क्या इस वक्त बात करना ठीक होगा? तभी मुक्ता कुछ सोचती है और उसके बाद कहती है, हमें लगता है कि हम सभी को कल एक बार फिर से मिलना चाहिए। सनी उदासी का चेहरा भेजते हुए लिखता है, हम सभी का मारवा हाउस से बाहर निकलना बैन हो गया है, कुछ दिनों तक हम में से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। मुक्ता पूछती है, हम में से मतलब? शनि जवाब देता है, हाँ, मैं, प्रीति और ओमकार भी। यही हमारे साथ प्रोजेक्ट की वजह से मारवा हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। हवेली में मुक्ता पराशर परेशान हो जाती है और अपने बिस्तर पर खड़ी होकर इधर से उधर टहलने लगती है। मुक्ता की दूरदृष्टि बड़ी ही सटीक थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि यह रिश्ते वाली बात ओमकार और प्रीति के साथ सनी और उसके बीच भी कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। बस इस बात को लेकर अपने दृष्टिकोण को उन सभी के सामने पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहती थी और बता देना चाहती थी कि इस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है। इसके अलावा उसके मन में यह आशंका भी थी कि ना जाने प्रीति उसके बारे में किस तरह की राय बना पाएगी। वह क्या सोचेगी कि एक तरफ मुक्ता सनी से मिलने की कोशिश कर रही है और रिश्ते बढ़ाने का प्रयास कर रही है, और दूसरी तरफ वह ओमकार से सगाई करना चाहती है। तभी मुक्ता के मन में एक और डरावना ख्याल आता है, कहीं वह तीनों दोस्त यह ना समझ बैठे कि हम सनी जी के साथ रिश्ते इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि ओमकार के बारे में जान सके। फिर वह अपने हाथ से ही अपने माथे पर सिर लगाकर कुछ सोचने लगती है।
मुक्ता जल्दी सोचो। फिर कुछ सोचने के बाद अपने फ़ोन पर मैसेज टाइप करती है। आज सभी को बाहर जाने से रोका गया है, लेकिन बाहर से किसी के आने पर तो कोई प्रतिबंध नहीं है। सनी मुक्ता का मैसेज पढ़कर यह समझ तो जाता है कि वह क्या कहना चाहती है, लेकिन फिर भी उत्सुकता से पूछता है, मतलब? मुक्ता कहती है, मतलब यही कि हम आपको तीनों से मिलने मारवा हाउस आ सकते हैं। सनी जवाब लिखता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम हमसे मिलने के लिए मारवा हाउस आना चाहती हो? सनी का मैसेज पढ़कर मुक्ता भी असमंजस की स्थिति में पड़ जाती है, क्योंकि यह बड़ा ही अजीब लगता कि 2 दिन की दोस्ती में मारवा हाउस पहुंच जाना। लेकिन फिर मुक्ता दोबारा से कुछ सोचती है और लिखती है, यह सब आप हम पर छोड़ दीजिए, हम सभी का मिलना बेहद जरूरी है। हम आप सभी से मिलने का कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। मारवा हाउस में 1 किलोमीटर दूर दूसरी तरफ ट्रक में आधी रात का वक्त था। जब वेंटी ट्रक के अंदर हर्षिता और योगेश के अलावा एक रोबोट खड़ा था। हर्षिता कहती है, इसका असली रूप यही है। योगेश कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि यह एक रोबोट है? हर्षिता अपनी गर्दन हिला देती है और उसके बाद और निर्जीव से खड़े हुए रोबोट की टेरिया पर अपनी उंगलियों से प्रेस करती है। लगातार 3 सेकंड तक दबाए रखने के बाद उसके अंदर से 3 छोटी सी रेड लाइट ब्लिंक होती हैं। योगेश कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आई हर्षिता। हर्षिता अपना काम करते हुए अपनी निगाहें योगेश की तरफ करती है और दोबारा अपना काम करने लग जाती है। योगेश आगे कहता है, जब यह खुद किसी भी हथियार में बदला जा सकता है, तो फिर हमें इसे सामान देने की जरूरत क्या है? हर्षिता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह कहती है, तुम्हारे इन्हीं सवालों से बचने के लिए मैंने इसे कहा था कि इसे एक हथियार देने की जरूरत है। फिर लंबी गहरी सांस लेकर योगेश की तरफ देखते हुए कहती है, इसे हथियार नहीं बल्कि हथियारों की कमान देने की जरूरत है। उसके बाद यह अपने आप में मौजूद चीज़ों का ही एक इस्तेमाल करके खुद को मिली हुई कमांड को पूरा कर सकता है। दरअसल मैं भी इसे पहली बार ही प्ले कर रही हूँ। मैं जानती नहीं हूँ कि मेरी कोई किसी भी गलती की वजह से हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। इसलिए मैंने इसे कुछ फंक्शन डीएक्टिवेट कर दिए हैं, लेकिन अब ज़रूरत है कि वह सब फंक्शन एक्टिवेट करने के लिए इसे यहाँ बुलाया जाए। इसके बाद दोबारा से अपना काम करते हुए कहती है, और अब यह प्रैक्टिकल करने के बाद मुझे खुद पर भरोसा हो गया है कि मैं इसको अच्छी तरह चला सकती हूँ। यह अपनी कमान पर कैसे काम करता है, यह सब अब तक हम दोनों ही अपनी आंखों से देख चुके हैं। हर्षिता रोबोट की आंखों में देखते हुए कहती है, आ जाओ विविध काया, और वह कर दिखाओ जिसका हमें इंतजार है। ऐसा कहकर वह फिर से उसके सीने पर 30 सेकंड के लिए दबाती है। वह एक्टिवेट हो जाता है। रोबोट को वहां से रवाना कर देने के बाद हर्षिता दोबारा से अपनी निगाह स्क्रीन पर टिका लेती है और उसके एक्टिविटी को कंट्रोल करते हुए उसे आगे बढ़ाती है। ठीक उसी वक्त योगेश पूछता है, क्या यह शीशे को तोड़ पाएगा? हर्षिता मुस्कुराते हुए योगेश की तरफ देखती है और कहती है, हमें बिना किसी आहट के बच्चों को उठाकर लाना है, नहीं तो वह एक साथ मारवा हाउस की सिक्योरिटी गार्ड की फौज को उठाकर यहाँ ला सकता है। तुम शीशा तोड़ने की बात कर रहे हो? यह तोप बनकर मारवा हाउस की मजबूत मोटी दीवारों को तोड़ सकता है। आज की रात ऐसी रात है जिससे सभी की नींद उड़ जाएगी। प्रीति अपने और ओमकार के बीच में आई हुई इस नई मुसीबत की वजह से दुखी थी, तो वहीं ओमकार प्रीति के इस दुख से दुखी था। सनी उस उलझन में था कि मुक्ता यहाँ कैसे आएगी। अगर वह यहाँ आ गई तो सबको क्या जवाब देंगे। वहीं निखिल स्क्रीन पर आगे आंखें गड़ाए बैठा था और विविध काया का एक सॉफ्टवेयर हर बारीकी से बारीक बिंदु के समझने की कोशिश कर रहा था। जितना उसे समझने की कोशिश करता उतना वह उलझ जाता था। वह हर्षिता और योगेश की नींद इसलिए उड़ी हुई थी क्योंकि आज वह माँ साहब का आदेश पूरा नहीं कर पाए थे। अब आने वाले कल का सारा कृत्य पूरी तरह से रोबोट विविध कार्य पर निर्भर था। वह रोहित समझने की कोशिश कर रहा था कि अनिका ने बच्चों की सेफ्टी के लिए कौन सी टेक्निक आजमाई है, या फिर उसने काली चीज के लिए ऐसा कौन सा जाल तैयार किया है। इन सब बातों से बिल्कुल बेफिक्र अनिका विश्व और सौम्या के बारे में सोच रही थी। सिर्फ मारवा हाउस में एक मारवा हाउस ही ऐसा था जहां सबकी नींद बेचैनी में गायब थी। और भी बहुत सारे लोग थे जो इस चैन में
बेचैनी से बंधे हुए थे। गुलेरिया हाउस में बिस्तर पर लेटा हुआ आकाश लगातार यह समझने की कोशिश कर रहा था कि जिंदा रहने के बाद भी उसका शरीर रिकवर क्यों नहीं हो रहा है। उसकी रिकवरी इतनी धीमी क्यों है? कब वह ठीक होगा और कब अपने साथ सभी घर वालों के साथ साथ बता पाएगा कि अंदर ही अंदर घबरा भी रहा था। ना जाने इसका क्या परिणाम होगा। अगर सब मुझसे पूछेंगे कि आकाश कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगा। वह श्रेया को नींद इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि वह अपनी खुशी संभाल नहीं पा रही थी। वह दिन रात सिर्फ मीठे मीठे ख्वाब बुनती रहती थी। एक नन्ही सी जान बहुत जल्द उसके और आकाश के गोद में खेलने आने वाली है और 2 बच्चों के साथ उसका परिवार पूरा होने वाला था। वह सोच सोच कर ही खुश हो रही थी कि आखिर आकाश से बार बार दूर होने के बाद भी उसका प्यार उसे बार बार मिल जा रहा था। वहीं सनल बंगले में लक्ष्य की भी नींद उड़ी हुई थी। वह अच्छी तरह जानता था कि श्वेता एक संवेदनशील लड़की है और अगर उसका जल्द से जल्द बाहर नहीं लाया गया तो ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। वह इस बात को भले भांति समझता था। अगर वह श्वेता को उसके हाल पर छोड़ देगा तो उसके शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि बिना किसी गलती के वह सजा भुगते। जो लड़कियां अनजान और बेसहारा लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रतिबद्ध होकर वह खुद आंसू बहाए, यह किसी भी प्रकार से न्यायपूर्ण नहीं था। ठीक उसी तरह मल्होत्रा हाउस में अंजलि और किशन की नींद भी उड़ी हुई थी। वे अपने बच्चों की वर्तमान स्थिति को लेकर मानसिक दर्द से गुजर रहे थे। क्रिश और मीना के केस में उलझा हुआ था तो श्वेता लक्ष्य के साथ बिताए गए हर पल का मन ही मन अवलोकन कर रही थी। अब देखना यह था कि वह समस्या और भी ज्यादा उलझने वाली थी या सुलझने वाली थी। उलझी हुई दरों को सुलझाने में अक्सर उनमें से कुछ टूट जाती हैं और कुछ में गांठ पड़ जाती है। इन सभी को सुलझाने की जिम्मेदारी रोहित और अनिका के कंधों पर थी। अब देखना यह था कि वह कितना कामयाब होने वाले थे। अगली सुबह मारवा हाउस डाइनिंग हॉल में ओमकार सुबह जल्दी ही उठकर पहुंच जाता है। चारों तरफ अच्छी तरह देख लेने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि प्रीति अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। वह सदा प्रीति के कमरे की ओर चल पड़ता है। प्रीति के कमरे तक पहुंचकर दरवाजे पर नॉक करता है। प्रीति अंदर से कोई आवाज नहीं देती। ओमकार फिर से दरवाजा खटखटाता है। इस बार भी कोई आवाज नहीं होती तो वह दरवाजे को हाथ लगाकर धक्का देता है तो दरवाजा खुला हुआ था। वह अंदर चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि प्रीति कहीं दिखाई नहीं देती है। वह अब सोचने लगता है कि शायद प्रीति कमरे में ही है। जैसे ही वह पलट कर बाहर जाने लगता है तो ठीक उसी वक्त बाथरूम का दरवाजा खुलता है और प्रीति बाहर निकल आती है। उसने एक तौलिए से अपने बालों को बांधा हुआ था और दूसरे से कंधे से नीचे तक शरीर को ढका हुआ था। बाथरूम में होने की वजह से उसे दरवाजे पर कटकटाने की आवाज सुनाई नहीं दी। वह जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलती है उसकी आवाज से ओमकार उसे और घूर घूर कर देखने लगता है। ओमकार जैसे ही प्रीति को देखता है उसे ऐसा लगता है मानो उसे कोई अप्सरा आते हुए नदी से बाहर निकलती हुई प्रतीत हो रही हो। उसके चेहरे से उसका रंग जितना सुंदर दिखाई देता था, शरीर भी उससे ज्यादा कोमल दिखाई दे रहा था। बाथरूम से तुरंत निकलने की वजह से उसकी आंखें, नाक और बाल पहले से भी ज्यादा लाल दिखाई दे रहे थे। हाथों की हथेलियों पर और पैरों के तलवे आसपास पर सब जगह लाली छाई हुई थी। आंखों की पलकों के गीले होने की वजह से वो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। जैसे ही प्रीति अपनी आंखों के सामने ओमकार को देखती है, वापस बाथरूम में अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है।